टेंट्रम्स, मेल्टडाउन्स, शटडाउन्स और बर्नआउट्स, ये सारी टर्म हम लोगों ने कहीं ना कहीं तो जरूर सुनी है, लेकिन इनका मीनिंग क्या है, रियल मीनिंग क्या है, वो हम में से बहुत कम लोगों को पता है। आज के वीडियो में ना सिर्फ हम ये जानेंगे कि टेंट्रम्स, मेल्टडाउन्स, बर्नआउट्स और शटडाउन्स क्या है, बल्कि ये भी समझेंगे कि अगर हमारा बच्चा इनमें से किसी भी चीज से जूझ रहा है तो उसे पावरफुली डील कैसे करना है। तो आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाय, वेलकम बैक टू सिंग। मैं हूँ राखी वर्मा और मैं हूँ भूषण वर्मा। We are the proud parents of a child on autism spectrum and founders of Learning to Life. Learning to Life is a platform which supports very special children in dealing with their early hurdles and getting mainstream. क्या आपने नोटिस किया है कि कभी कभी हमारे बच्चे कुछ इस तरह बिहेव करते हैं जो हमारी समझ में नहीं आता है। या तो वो लगातार रो रहे होते हैं, या फिर चिल्ला रहे होते हैं, या फ्लोर पर रोल करने लगते हैं। कुछ बच्चे अपना हेड बैंग करने लगते हैं, कुछ बच्चे एक तरीके से शिवर करने लगते हैं, या हर बच्चे में ये बिहेवियर थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। मगर एक चीज कॉमन होती है कि हम पेरेंट्स को समझ नहीं आता है कि इसके साथ डील कैसे करना है। क्या ये टैंट्रम है, या एक मेल्टडाउन है, या कुछ और है। आइए आज के इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि आखिर टैंट्रम्स क्या होते हैं और मेल्टडाउन्स क्या होते हैं। बर्नआउट्स और शटडाउन्स में हम कैसे अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इनका रियल मीनिंग नहीं समझेंगे, इसके कॉज पर नहीं जाएंगे, तब तक हम अपने बच्चों की लाइफ में डिफरेंस नहीं मेक कर सकते। तो आइए आज के एपिसोड में इन चीजों के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं टेंट्रम्स की, कि टेंट्रम्स दरअसल होते क्या। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी बच्चा अननेसेसरीली रोना शुरू कर देता है, या फिर चिल्लाना शुरू कर देता है, या हिट करना शुरू कर देता है। ये सारे के सारे टेंट्रम्स के फॉर्म है। टेंट्रम्स नॉर्मली बच्चा तब करता है जब वो आपका ध्यान किसी चीज पे अट्रैक्ट करना चाहता है, आपकी अटेंशन पाना चाहता है, या उसको कोई चीज चाहिए जो वो बता नहीं पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से टेंट्रम्स होते हैं बच्चे के। टेंट्रम्स नॉर्मली इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं बच्चे के, और ये ज्यादातर छोटी एज में, अर्ली एज में ज्यादा होते हैं। ये न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ भी होते हैं और न्यूरोडाइवर्स बच्चों के साथ भी होते हैं। अगर आप टेंट्रम्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा का जो टेंट्रम है बच्चे का, वो हमेशा किसी मोटिव को फुलफिल करने के लिए, उसको कोई चीज चाहिए जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ही और शी मस्ट बी नीडिंग समथिंग, जिसके लिए आपका ध्यान पाने के लिए वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है। हो सकता है कि बच्चे को बहुत भूख लगी हो, उसको प्यास लगी हो सकता है उसको कोई स्पेसिफिक टॉय या कोई चीज खाने की ऐसी चाहिए हो जिसके लिए वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हो जाती है वो ये है कि हमें ये समझना जरूरी है कि बच्चे के इस टेंट्रम वाले बिहेवियर के पीछे उसकी नीड क्या है, वो दरअसल चाह क्या है। एक बार अगर हम ये डिटरमिन कर लेते हैं कि बच्चा चाहता क्या है, तब टेंट्रम को पावरफुली डील करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि टैंट्रम्स को डील कैसे करना है। लेकिन उससे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हमें काम रहना है। कैसी भी सिचुएशन हो, एज अ पेरेंट आपको टेम्पर लूज नहीं करना। अक्सर बच्चे को ऐसे रोते चिल्लाते हेड बैंग करते हुए देखकर अक्सर पेरेंट्स भी टेम्पर लूज कर देते हैं, और कभी कभी वो भी बच्चे पर चिल्लाने लगते हैं, चुप हो जाओ, मत बोलो, कीप क्वाइट, स्टे काम, और ऐसी ही तरह हाई पिच में बात करने लगे। दिस विल ओनली एग्रीवेट द सिचुएशन, दिस विल नॉट मेक अ डिफरेंस टू द चिल्ड्रन। तो आपको किसी भी हालात में अपने टेम्पर को लूज नहीं करना है। इंपॉर्टेंट है कि आप काम और कंपोज्ड रहें। नंबर 2 सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे के टेंट्रम का कॉज क्या है। अगर बच्चा बोल सकता है, वर्बल है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। आपने शांत रहकर बच्चे को पूछना है कि उसके टेंट्रम का कॉज क्या है। आप शांत होंगे तो बच्चे को भी शांत कराने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर बच्चा नहीं बोल सकता है, इन दैट केस आपको बच्चे को ऑप्शंस देने होंगे। क्या आपको भूख लगी है? इस केस में आप या तो फूड की तरफ पॉइंट आउट कर सकते हैं,
या फ्लैश कार्ड्स या विजुअल क्लूज को यूज करके बच्चे को बोल सकते हैं कि आपको एप्पल खाना है, क्या आपको भूख लगी है, राइस खाना है, समथिंग लाइक दिस। या पानी की बोतल की तरफ इशारा करके, हो सकता है बच्चे को प्यास लगी हो, लेकिन हमारे बच्चे कभी कभी वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो बॉटल की तरफ पॉइंट आउट करके आप बोल सकते हैं। सिंपल सी छोटी छोटी चीजों के लिए भी कभी कभी टैंट्रम्स हो सकते हैं। एज अ पेरेंट जब आप इसमें काम रहकर बच्चे के साथ काम करेंगे, उससे साथ इंक्वायर करेंगे, तो बच्चे के लिए भी एक कामिंग एटमॉस्फेयर हो जाएगा जिसमें वो भी आपसे कम्युनिकेट कर पाए। इन सिचुएशन को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी यूज कर सकते हैं, जिसमें बच्चे को बोलने के लिए आप एनकरेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल संयम के साथ भी हम ऐसा ही करते थे। संयम पानी, उसको प्यास लगी होती थी और बहुत ज्यादा रो रहा होता था, हमें मालूम नहीं पड़ता था कभी कभी कि वो क्यों रो रहा है, और वो पॉइंटिंग भी नहीं करता था। तो ऐसी सिचुएशन में हमें गेसेस करने होते थे कि उसको एक्चुअली में चाहिए क्या। लेकिन कभी कभी तो वो हमारा हाथ पकड़कर उस चीज की तरफ ले जाता था, जैसे पानी की बोतल की तरफ हमारा हाथ पकड़ के ले गया, तो हमें मालूम पड़ जाता था। उससे पहले वो ऐसा भी नहीं करता था, तो सिचुएशन काफी डिफिकल्ट हो जाती थी। इन दैट केस अगर बच्चा हाथ पकड़ के आपको उस चीज की तरफ ले जा रहा है और वो अनड्यू डिमांड नहीं है, उसकी नीड है, फुलफिल दैट नीड, मगर उसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे हम सेम के साथ कर सकते हैं कि वाटर बॉटल है तो से पानी पानी, उसे पॉइंट आउट करके पानी पीना है, पानी, उसको हमने लाउड वॉइस में पानी शब्द इंट्रोड्यूस किया है, और उस एक तरह से हम उसे ट्रेन कर रहे हैं कि इसको पॉइंट आउट करके ये पानी बोलना है एवरी टाइम आपको प्यास लगी है। इस तरह से धीरे धीरे जब आप इसे रिपीट करते रहेंगे तो बच्चे अट्यून हो जाएंगे कि उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए उन्हें कैसे कोप अप करना है। मगर अगर बच्चे की डिमांड अनड्यू है, जिसे आप पूरा नहीं करना चाहते हैं उस टाइम पर, या एक्चुअली में करना ही नहीं चाहते हैं, तब भी आपको काम रहना है, कंपोज रहना है, और बच्चे को एक ऑल्टरनेटिव देना है। जैसे बच्चा बहुत ज्यादा अगर बोल रहा है कि अभी घर से बाहर चलो, और आपको पता है कि बहुत धूप है, गर्मी है, अभी ले जाना पॉसिबल नहीं है, उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा, तो जस्ट टेल देम कि अभी हम घर बैठ के टॉयज से खेलेंगे, अभी हम जो भी उसे अच्छा लगता है, कलर्स से प्ले करना या क्ले से, अभी हम ये करेंगे और इवनिंग में चलेंगे, शाम को चलेंगे। गिव देम, अगर बच्चा समझ सकता है, थोड़ा बड़ा है, देन टेल देम, गिव देम अ रीजन कि बाहर गर्मी है जो अच्छा नहीं है। अगर बच्चा छोटा है और आपको लगता है कि नहीं समझ पाएगा, देन जस्ट गिव देम एन ऑल्टरनेटिव एंड टेल देम कि आप ये बाद में करोगे, या जस्ट गिव देम एन ऑल्टरनेटिव अगर आप उसको फुलफिल नहीं करना चाहते। टैंट्रम्स विल गो आफ्टर सम टाइम। टैंट्रम्स बहुत देर तक नहीं टिका रहता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा घबराने की या पेशेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। वंस एक ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा बच्चे को, या उसका डिमांड या उसकी जो नीड है वो फुलफिल हो गई, तो बच्चा शांत हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मेल्टडाउन्स के बारे में। मेल्टडाउन्स इज अ रिजल्ट ऑफ इमोशनल और सेंसरी ओवरलोड। बच्चा या तो इमोशनली बहुत ओवरवेल्म्ड है, या तो आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसी कुछ चीजें हैं जो बच्चे को सेंसरी ओवरलोड दे रही है, उसकी वजह से बच्चा मेल्टडाउन की कंडीशन में पहुंचता है। हालांकि मेल्टडाउन और टैंट्रम्स दोनों देखने में एक से लग सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस में या तो बच्चा जोर जोर से रो रहा है, या फिर चिल्ला रहा है, या फिर हिट कर रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। टैंट्रम्स किसी ना किसी मोटिव को पूरा करने के लिए या अपनी कोई बात मनवाने के लिए बच्चा कर रहा होता है, जबकि मेल्टडाउन्स के पीछे ऐसा कोई रीजन नहीं होता। मेल्टडाउन सिर्फ बच्चे का एक अनकंट्रोल्ड रिस्पॉन्स है किसी भी सेंसरी ओवरलोड की वजह से, या फिर किसी इमोशनल ओवरलोड की वजह से। टैंट्रम बच्चा नॉर्मली तभी करेगा, आप देखेंगे, जब आप प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो आपसे ही अपनी बात मनवाना चाह रहा है। लेकिन मेल्टडाउन्स में जरूरी नहीं कि आप वहां प्रेजेंट हो। मेल्टडाउन किसी की एब्सेंस में भी, जब कोई भी नहीं होगा तब भी मेल्टडाउन अगर कर सकता है, क्योंकि ये कंट्रोल्ड बिहेवियर नहीं है, बच्चे का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। टैंट्रम्स नॉर्मली छोटी ड्यूरेशन के लिए होते हैं, जैसे ही बच्चे की वो नीड फुलफिल हो जाती है या फिर उसका कोई ऑल्टरनेट उसको मिल जाता है, टैंट्रम बिहेवियर बंद हो जाता है। लेकिन मेल्टडाउन्स का बिहेवियर फाइंड आउट करना ही अपने आप में एक चैलेंज होता है कि उसका रूट कॉज क्या है, कौन सा सेंसरी ओवरलोड है जो बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है, अगर बच्चा नॉन वर्बल है स्पेशली तो इस वजह से मेल्टडाउन्स कभी कभी ज्यादा लंबी ड्यूरेशन तक चल जाते हैं।
टेंट्रम्स आर नॉट नॉर्मली डेंजरस फॉर द चाइल्ड, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर उसमें नहीं होता, लेकिन मेल्टडाउन्स में बच्चा कभी कभी क्योंकि कंट्रोल्ड बिहेवियर नहीं होता उसमें, तो बच्चा अपने आप को भी हर्ट कर सकता है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेल्टडाउन का कारण पता करें। देखें कि आसपास एनवायरनमेंट में ऐसे कौन सी सेंसरी इनपुट्स हैं जो बच्चे को मिल रही है, कौन सा सेंसरी ओवरलोड है जो बच्चे को मिल रहा है, और उसको आप वहां से रिमूव करें। सो जब भी कभी आप ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चा मेल्टडाउन की स्टेट में है, उस समय आपने शांत रहना है, घबराना नहीं है, पहली चीज चिल्लाना नहीं है, बिल्कुल काम रहकर आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये कि बच्चे को उस एनवायरनमेंट से अलग कर देना है, बिकॉज दैट एनवायरनमेंट इज समथिंग जहाँ पे कि कुछ सेंसरी ओवरलोड, कोई चीज ट्रिगर कर रही है बच्चे को मेल्टडाउन के लिए। जैसे ही आप वहां से कट डाउन करेंगे उस चीज को, बहुत चांसेस है कि बच्चा धीरे धीरे करके मेल्टडाउन से बाहर आने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज जो आपने करनी है वो ये कि बच्चे को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, सेफ और सिक्योर फील कराना। आप देखिए, अगर बच्चे को एक हग करने से अगर वहां पे कंफर्ट फील होता है, या उसको सिर्फ पैट करने से, उसको प्यार करने से अगर कंफर्ट फील होता है, या फिर उसको अलग स्पेस देने से ही बेशक से कंफर्ट फील होता है, वॉट एवर गिव्स कंफर्ट टू योर चाइल्ड, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वहां पे है कि बच्चे को हम कंफर्टेबल फील कराएं, सेफ और सिक्योर फील कराएं। एक और चीज आप कर सकते हैं कि आप बच्चे का कोई भी ऐसा एक टॉय अपने साथ हमेशा रखें जिससे बच्चे को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, जो बच्चे को बहुत पसंद है, जिससे बच्चे को काम फील होता है। इट कैन बी अ सॉफ्ट टॉय और अ स्पॉन्ज बॉल, जो भी चीज बच्चे को पसंद है, उससे बच्चे का थोड़ा सा ध्यान भी डाइवर्ट होगा और उसे और ज्यादा सेफ्टी, सिक्योरिटी और कंफर्ट की जो फीलिंग है वो महसूस होगी। ध्यान रखिए कि मेल्टडाउन जरूरी नहीं कि घर पर ही हो, मेल्टडाउन किसी भी सिचुएशन में, किसी पब्लिक प्लेस पर भी हो सकता है। इनफैक्ट ज्यादा चांसेस होते हैं पब्लिक प्लेस पे, क्योंकि अननोन एनवायरनमेंट। अगर कभी ऐसा होता है तो आप जब बच्चे को सेपरेट करेंगे या बच्चा जब मेल्टडाउन स्टेट में पहुंचेगा, आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं। आपके लिए आपकी प्रायोरिटी आपका बच्चा है, हमें उसको पहले टेक केयर करना है। तो डोंट वरी, जो लोग सोचते हैं उनको सोचने दीजिए, हमने अपने बच्चे को उस एनवायरनमेंट से सबसे पहले अलग करना है। नाउ जब ये सारी चीजें करके बच्चे को हमने सेफली सिक्योर करके उसको एक कंफर्टेबल कोई टॉय दे दिया, और जब उसका मेल्टडाउन खत्म हो गया, उस सिचुएशन में फिर हम बच्चे को कोपिंग स्किल्स सिखा सकते हैं धीरे धीरे। जब बच्चा शांत स्टेट में है, जब मेल्टडाउन की स्टेट में है, उस समय ना आपने उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, ना आपने बहुत ज्यादा बात करनी है। Our first target is to make the child feel safe, secure and come out of that meltdown state. अगर बच्चे को साउंड की वजह से ओवरवेल्म हो रहा है तो नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स आते हैं मार्केट में, वो आपको मिल जाएंगे। आप अगर बच्चा कंफर्टेबल है उसके साथ तो वो डेफिनेटली उसे दे सकते हैं। इस तरीके से और भी कोपिंग मैकेनिज्म है जो बच्चे के साथ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि मेल्टडाउन सिचुएशंस को रिड्यूस किया जा सके। कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो मेल्टडाउन का कॉज है वो इमोशनल ओवरलोड हो। बच्चा जो एक्सप्रेस करना चाह रहा है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसको इमोशंस बिल्डअप हो रहे हैं और वो उसको वेंट आउट नहीं कर पा रहा है। ऐसी सिचुएशन में कभी कभी सिर्फ एक प्यार भरा हग ही काफी होता है। जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट टर्म जिसे हमें जानने की जरूरत है वो है बर्नआउट्स। जब बच्चा 12-13 इयर्स की एज क्रॉस करता है, प्यूबर्टी हिट करता है, उस टाइम पर नॉर्मली बर्नआउट्स होते हैं। आखिर ये बर्नआउट्स होते क्या? वेल, इस एज तक आते आते कांस्टेंट ट्रेनिंग के साथ, कांस्टेंट मास्किंग के साथ बच्चा चीजों के साथ अडेप्ट करना, उनके साथ फिट इन करना, कोप अप करना सीख लेता है। लेकिन इस सब में एक ऑटिस्टिक बच्चे का अपना एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं मिस हो रहा होता है। इस मास्किंग, इस कांस्टेंट मास्किंग की वजह से, फिट इन करने के इस कोप अप मैकेनिज्म की वजह से बच्चा कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है और इस स्ट्रेस को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वेल, हम लोग भी अगर किसी ऐसे एनवायरनमेंट में कॉन्स्टेंटली हों जो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है, सपोज हम लोग जैसे शुरू से ही अर्बन एनवायरनमेंट में रहे हैं और हम आज एक विलेज में चले जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, जहाँ पे प्रॉपर पानी नहीं है, तो हम ऐसे एनवायरनमेंट में कब तक अच्छे से रह पाएंगे? किसी ना किसी दिन तो बर्नआउट हो ही जाएगा। ऐसे ही हमारे बच्चों के साथ भी होता है। जब कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से बच्चे कभी कभी एक वोल्केनिक इरप्शन की तरह होता है, बच्चे अचानक से एक तरीके का बर्स्ट आउट। ये अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है। कोई बच्चे सिर्फ शाउट करते हैं, कोई बहुत ज्यादा
आपको थोड़ा सा वॉयलेंट टेंडेंसी भी नजर आ सकती है, अग्रेसिव बिहेवियर नजर आ सकता है, या अनयूजुअल बिहेवियर नजर आएगा जो आप नॉर्मली नहीं देख रहे हो। ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें काम रहना है और पेशेंटली बच्चे के साथ डील करना है। हमें उन्हें कुछ समझाना नहीं है, कुछ सवाल जवाब नहीं करने हैं जिस टाइम पर बर्नआउट हो रहा हो। जस्ट गिव देम सम स्पेस ताकि उस स्ट्रेस से वो रिकवर कर पाए। अगर बच्चा थोड़ी देर अलग रहना चाहता है, लेट इट बी। बच्चे को आप स्पेस दीजिए, शांत माहौल दीजिए। ऐसी चीजें जो बच्चे को कंफर्ट फील कराती है वो एनवायरनमेंट में होनी चाहिए। कोई और ट्रिगरिंग चीजें, बाय द एज ऑफ 12-13 हमें पता है कि बच्चे को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं लगता है। तो ऐसी कोई चीज अगर एनवायरनमेंट में उस टाइम पर, जैसे बच्चे को नॉर्मली साउंड्स पसंद नहीं है, लाउड साउंड्स, वो कोप अप कर लेता है हालांकि, लेकिन और या फिर ब्राइट लाइट पसंद नहीं है, तो आप लाइट्स डिम कर दीजिए, साउंड्स अवॉइड कीजिए। मेक श्योर आप एनवायरनमेंट ऐसा कर दीजिए कि बच्चा रिलैक्स कर पाए ताकि वो इस स्ट्रेस से जल्दी रिकवर कर पाए। एज पेरेंट हमें ये भी देखना है कि ये एज होती है जिसमें बच्चा बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहा होता है। उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, प्यूबर्टी की एज है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, डिफरेंट सराउंडिंग में जाता है। जब बच्चा स्कूल में जाता है, अपने फ्रेंड्स से मिलता है, तो वहां पे भी अलग तरीके की चीजें वो ऑब्जर्व कर रहा है, नए चैलेंजेस फेस कर रहा है, अपने आप को कंपेयर कर रहा है बाकी बच्चों से। वहां बहुत सारी चीजें बच्चे की जिंदगी में चल रही है। जब ये सारी चीजें बच्चे की जिंदगी में चलती हैं तो ये, और जब बच्चा उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता स्पेशली, तो वहां पे वो स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कॉज बन जाता है। हमें चाहिए एज पेरेंट कि हम यहाँ पे बच्चे को स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म भी इंट्रोड्यूस कराएं। अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें माइंडफुलनेस टेक्निक्स के बारे में बात करी थी। इसमें बेली ब्रीदिंग की टेक्निक थी, कुछ और भी ब्रीदिंग टेक्निक्स थी जो हम बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसको स्ट्रेस से कोप अप करना सिखाने के लिए। कभी कभी अगर ये स्ट्रेस सही समय पर और सही तरीके से डील ना हो तो ये इतना ज्यादा भी बढ़ जाता है कि ये शट डाउन का कारण भी बनता है। शट डाउन जैसे कि नाम से ही पता लगता है, जिस तरीके से कोई कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, उसी तरीके से हम ह्यूमन बीइंग्स की भी टेंडेंसी होती है कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है उस समय भी शट आवरसेल्फ डाउन, जिसमें हम ना ज्यादा लोगों से बात करना पसंद करते हैं और अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं, एनवायरनमेंट से आइसोलेट कर देते हैं, लोगों से, और अकेला रहना पसंद करते हैं। ऐसी सिचुएशन के लिए नॉर्मली आप टर्म सुनते होंगे या तो डिप्रेशन की या फिर एंजाइटी की। ये सारी टर्म्स आज की डेट में वैसे ही बहुत कॉमन है, और हमारे बच्चे तो वैसे भी इस पर्टिकुलरली इस एज में इतना कुछ डील कर रहे होते हैं कि शटडाउन की स्टेज उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोन हो जाती है। शटडाउन और बर्नआउट, इन्हें प्रिवेंट करने के लिए देयर इज वन थिंग दैट वी वुड अपील ऑल पेरेंट्स शुड डू, दैट वी आल्सो डिड, बिकॉज आवर चाइल्ड इज गोइंग थ्रू अ लॉट। जब वो बहुत सारी चीज़ों से ऑटोमेटिकली डील कर रहा है, बहुत सारी नई चीज़ें उसकी ज़िंदगी में हो रही है, हमें एज पेरेंट उनके साथ कम्युनिकेशन में रहना, छोटी छोटी सी चीज़ें उनके साथ बात करते रहना उनके बारे में। चाहे वो बदलाव उनके हार्मोन्स के लेके हो, उनकी बॉडी को लेकर हो, चाहे वो बदलाव उनके एनवायरनमेंट को लेके हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल्स या स्कूल से रिलेटेड बातें हो, बस उनसे बात करते रहना है, उनसे पूछते रहना है व्हाट एवर इज हैपनिंग इन देयर लाइफ। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा बच्चे के दिमाग में और उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। पोकिंग नहीं करना है, लेकिन प्यार से, बातों बातों में, बस बच्चे के साथ बातों बातों में हमें ये चीज़ें कम्युनिकेट करनी है और उसे भी एनकरेज करना है कि वो हमारे साथ एक फ्रेंड की तरह डील करे और अपनी बातें शेयर करना शुरू करे। हमें अपने बच्चे के सामने एक परफेक्ट पेरेंट की पिक्चर पेंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें ये समझाने की जरूरत है कि हम भी उन्हीं की तरह इंसान हैं और हमसे भी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां हुई हैं। जब हम अपनी गलतियां या अपनी कमियां अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं तो उन्हें भी ये कंफर्ट और कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं भी अपनी कमियां, अपनी गलतियां अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकता हूं। ये ना सिर्फ हमारे बच्चे को हमसे और ज्यादा नजदीक लाएगा, बल्कि हमारे और हमारे बच्चे के बीच में एक फ्रेंडशिप कायम करेगा। सो बी वल्नरेबल विद योर चाइल्ड। हमारे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और शुरुआत से लेकर आप उनके बड़े होने तक हमें भी उनके प्रति सेंसिटिव ही रहना है, उनकी नीड्स के लिए सेंसिटिव रहना है और उनके साथ रहना है। स्पेशली जब 12-13 साल के बाद प्यूबर्टी हिट करती है तो उस सेंसिटिविटी को हमने थोड़ा मैच्योरली देखा। हमारे बच्चे एक्सप्रेस करने में शायद बाकी बच्चों की तरह नहीं है, इसलिए उनके बिना बोले उनकी नीड्स को समझना, समटाइम्स
बोलने से ज्यादा नॉन वर्बल जेस्चर्स, जैसे सिंपल बैठ के उनका हाथ पकड़ लेना, कभी कभी उन्हें हग कर लेना बिना किसी रीजन के, उन्हें अप्रिशिएट करना या अपना लव एक्सप्रेस करना बिना किसी काम के। छोटी छोटी सी चीजें आपको आपके बच्चे के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत हेल्प करेंगी, और ये कम्युनिकेशन और कनेक्शन ही आपको आपकी बच्चे की जिंदगी में डिफरेंस मेक करने में हेल्प करेगा। तो इसीलिए अपने बच्चे का कभी भी हाथ मत छोड़िए, उसका साथ मत छोड़िए, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। See you very soon in our next video. Till then, take care. God bless you.